हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है 31 दिसंबर के बाद ना कोई नया जिला बनेगा, ना तहसील निकाय, ना वार्ड बनेगा कोई। जनगणना 2021 के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से फ्रीजिंग की तिथि अब 31 दिसंबर 2021 तय कर दी गई है। इस तिथि के बाद जनगणना का काम शुरू किया जाना है, लिहाजा प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएँ सील कर दी जाएंगी। इसके बाद जनगणना तक कोई नया जिला, तहसील, वार्ड, निकाय, गांव आदि नहीं बनेगा, ना इनके परिक्षेत्र में बदलाव हो सकेगा। जनगणना के लिए पहले महारजिस्ट्रार ने 31 दिसंबर 2019 की फ्रीजिंग तिथि तय की थी। जनगणना 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण के तहत अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान मकानों की सूची बनाई जानी थी, मकानों की गणना होनी थी। दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच जनसंख्या की गणना होनी थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन की वजह से जनगणना की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई। अब महारजिस्ट्रार ने दोबारा फ्रीजिंग की तिथि 31 दिसंबर 2021 तय की है। इसके आधार पर जनगणना की चरणबद्ध प्रक्रिया के लिए तिथियों की घोषणा होना बाकी है। इसके तहत पहले चरण में मकानों की गणना और दूसरे चरण में जनगणना होगी। जो अब की बार जो जनगणना होने वाली है 2021 की जनगणना 2011 में पहले हुई थी, 10 साल बाद जनगणना होती है। तो 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसमें पहले चरण में मकानों की गणना होगी, कितने मकान क्या है किसके पास, और दूसरे चरण में जनगणना होगी जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, ये मुद्दे होते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार ने जनगणना के लिए फ्रीजिंग की तिथि 31 दिसंबर 2021 तय की। मोबाइल ऐप से भी होगी जनगणना। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी। इसके तहत मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना में हिस्सा लिया जा सकेगा। पहली बार यह डिजिटल मोड में भी कराई जाएगी। हालांकि मैनुअल यानी ज़मीनी स्तर पर भी जनगणना होगी, दोनों तरीके से होगी। डिजिटल तरीके से भी होगी और मैनुअल तरीके से भी जनगणना पहली बार होगी। जनगणना 2021 के लिए अभी फ्रीजिंग की तिथि 31 दिसंबर जारी की गई है। जनगणना के लिए अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। इसके बाद ही तिथियां स्पष्ट होंगी। बिमी सचदेवा, निदेशक, जनगणना निदेशालय, उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। कोरोना से अनाथ बच्चों को भी अब 4000 रुपये बीमा भी। केंद्र सरकार कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलने वाली 2000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 4000 रुपये करने की तैयारी में है। साथ ही इनका बीमा भी होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया और कैबिनेट की मोहर लगने का इंतजार है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए पीएम केयर्स फंड के तहत उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। बीमा की राशि 18 साल पूरा होने पर 10 लाख रुपए हो जाएगी। यह लाभार्थी को 23 साल पूरा होने पर दी जाएगी। जब वो 23 साल का हो जाएगा तो ये राशि उसे दे दी जाएगी। यह राशि बच्चों व उनकी देखभाल करने वाले अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में दी जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के चलते एकल और दोनों अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की विशेष योजना के तहत देशव्यापी सूची तैयार की गई थी। प्रस्ताव 18 साल होने पर मिलेंगे 10 लाख। पीएम केयर्स पोर्टल में मौजूद जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए अब तक कुल 3250 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 667 को योजना के लाभ के योग्य पाया गया है, जबकि 380 आवेदनों को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया। 37 के आवेदन को निरस्त कर दिया गया और 43 के कागजात की जाँच का काम जारी है। 2 महीने में 100% वयस्कों को लग जाएगा पहला टीका। देश की आबादी में कुल टीकाकरण 75 करोड़ पार हो चुका है। वहीं अगले 2 महीने वयस्कों का एकल खुराक टीकाकरण भी 100% तक पहुंचने वाला है। देश में कुल वयस्कों की आबादी 94 करोड़ है। वयस्क कितने हैं देश में? 94 करोड़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने गूगल पर ठोका 1300 करोड़ का जुर्माना। दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर 1305 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। देश में यह अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल दंड माना जाता है। अगर भारतीय मुद्रा में देखेंगे तो 1305 करोड़ रुपए हो गए, और अगर दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो वान है उसमें देखेंगे तो 207.4 अरब वान हो गए। कंपनी ने सैमसंग जैसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने से रोका था। इस जुर्माने का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब दक्षिण कोरिया संशोधित दूरसंचार कानून लागू कर रहा है। इसके तहत गूगल और एप्पल जैसे ऐप के बाजार ऑपरेटर उनके इन ऐप परचेजिंग सिस्टम से भुगतान करने को लेकर स्मार्टफोन उपभोक्ताकर्ताओं से ज़बरदस्ती नहीं कर पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि गूगल इस जुर्माने के खिलाफ अपील करेगा। एंटी फ्रैगमेंटेशन समझौतों से डिवाइस निर्माताओं पर लगाए प्रतिबंध। कंपनी ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का किया दुरुपयोग। 10 साल से प्रतिस्पर्धा के लिए रोड़ा बनी गूगल। दक्षिण कोरियाई कारोबार आयोग की अध्यक्ष जो सुंग बुक ने कहा गूगल 2011 से अपने इलेक्ट्रॉनिक साझेदारों पर एंटी फ्रैगमेंटेशन समझौतों की बाध्यता डालता रहा था।
इसने कंपनियों को स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच में संशोधित ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से रोक दिया और गूगल का मोबाइल सॉफ्टवेयर व ऐप बाजार में आसानी से दबदबा बना पाया। सैमसंग व एलजी को भी ऐप स्टोर लाइसेंसिंग या कंप्यूटर कोड तक तीव्र पहुंच के लिए भी गूगल से समझौता करते वक्त उसकी शर्तें माननी पड़ी। इस तरह लगातार की गई मनमानी सैमसंग को 2013 में उस वक्त भारी नुकसान सहना पड़ा जब उसे गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर के कस्टमाइज संस्करण का उपयोग गैलेक्सी गियर स्मार्ट वॉच में करने से रोक दिया। इसके चलते सैमसंग को टाइजेन नाम के छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम का रुख लेना पड़ा, लेकिन इसमें एप्लीकेशनों के अभाव में उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद कंपनी की नई स्मार्ट वॉच में अब गूगल के बेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। एलजी को भी इसी तर्ज पर गूगल ने स्मार्ट स्पीकर जारी करने से रोक दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 2 साल बाद 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री। क्वाड बैठक और संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना से लेकर साइबर व समुद्री सुरक्षा पर बात होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं क्वाड के सदस्य। बाइडन हैरिस की प्राथमिकता है क्वाड। तिलमिलाया चीन, कहा विशिष्ट षड्यंत्रकारी दल। UNGA के आखिरी दिन अफगान राजनयिक रखेंगे पक्ष। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। चुनावी साल में सरकार का तोहफा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 1500 रुपये तक बढ़ाया गया। जैसा आप सभी को अटकलें लगाई जा रही थी, इंतजार भी था आप सभी को कि आंगनबाड़ी का मानदेय कब बढ़ेगा। कभी कह रहे थे कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये 1500 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। चुनावी साल में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देते हुए उनके मानदेय में 750 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में आंगनबाड़ी के 1500 रुपये बढ़े हैं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1250 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 सितंबर से ही मिलेगा। जो ये महीना सितंबर का चल रहा है, इसी से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने लगेगा। प्रमुख सचिव बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार बी हेकाली झिमोमी ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा था। उनकी मंजूरी मिलते ही आदेश जारी कर दिया गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 के बजाय 7000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपये मिलते थे, अब ये 7000 रुपये उन्हें मिलेंगे। इसी प्रकार मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4250 रुपये मानदेय की जगह अब 5500 रुपये मिलेंगे और सहायिकाओं को 3250 रुपये की जगह 4000 रुपये मानदेय मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सहायक अभियंता के 281 पदों पर भर्ती के लिए 93,000 आवेदन हो चुके हैं। आवेदन में 2438 अभ्यर्थियों ने की गलती, संशोधन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों को 22 तक अपलोड करने होंगे सही हस्ताक्षर। 22 सितंबर तक उन्हें सही हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 के लिए 93,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस परीक्षा के तहत सहायक अभियंता AE के कुल 281 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग को 2438 अभ्यर्थियों का आवेदन त्रुटिपूर्ण मिले हैं। इन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का एक अन्य अवसर प्रदान किया गया है। अभ्यर्थी 15 से 22 सितंबर तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। AE के 281 पदों में से 271 पद विभिन्न विभागों में सामान्य चयन और 10 पद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि तक 93,045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और इनमें से 2438 अभ्यर्थियों का आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए। सहायक रेडियो अधिकारी के 2 पदों पर चयन। आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश गृह पुलिस विभाग के रेडियो शाखा के तहत सहायक रेडियो के अधिकारी के 2 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। इन पदों पर राहुल कुमार और शिव शंकर का चयन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक में 1370 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। प्रवक्ता के 1254 पद, प्रधानाचार्य के 13 पद, कर्मशाला अधीक्षक के 16 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2001 के तहत पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न प्रकार के 1370 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने मंगलवार को इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 12 दिसंबर 2021 निर्धारित है। हालांकि यह भर्ती पुरानी है और आयोग ने 2017-18 में इसका विज्ञापन जारी किया था, लेकिन ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन की ओर से नियमावली में संशोधन किए जाने के कारण आयोग ने गत 7 सितंबर को पुराना विज्ञापन निरस्त कर दिया था। बुधवार को आयोग की वेबसाइट पर नए सिरे से विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा।
आयोग ने वर्ष 2017-18 में जो विज्ञापन निरस्त किया था उसमें प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1261 पद शामिल थे। आयोग को प्रधानाचार्य, कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रवक्ता 28 प्रकार के कुल 1370 पदों में से संबंधित पुनरीक्षित अध्याचन मिल चुका है और नए विज्ञापन के तहत इन पदों पर भर्ती होने जा रही है। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें विभिन्न विषयों के प्रवक्ता 1254, प्रधानाचार्य के 13 और कर्मशाला अधीक्षक के 16 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 87 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन बुधवार से शुरू होगा। ओवर एज अभ्यर्थियों को झटका, प्रधानाचार्य पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष और प्रवक्ता, कर्मशाला अधीक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर की गई है। ऐसे में ओवर एज होने के करीब रहे जिन अभ्यर्थियों ने पिछले विज्ञापन के तहत आवेदन किए थे, अब वे नई भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी बोर्ड 8 केंद्रों पर होगी अंक सुधार परीक्षा। विद्यालयों को भेजे गए प्रवेश पत्र 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी परीक्षा। यूपी बोर्ड सत्र 2021 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा सूबे के 590 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में 79,290 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्रवेश पत्र सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। विद्यालयों से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र मिलेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज जिले में 8 केंद्र पर यह परीक्षा होगी। जिले में हाई स्कूल के 877 और इंटर में 2103 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 से 4 बजे के बीच संपन्न होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम 31 जुलाई को घोषित किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने नंबर कम मिलने की शिकायत की थी। यूपी बोर्ड की ओर से ग्रीवांस सेल का गठन किया गया था ताकि परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। हजारों की संख्या में आपत्तियां क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुंची। इसके बाद यूपी बोर्ड ने परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों के लिए अंक सुधार परीक्षा कराने का फैसला किया। आवेदन की अंतिम तिथि तक कुल 79,290 अभ्यर्थियों ने अंक सुधार परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी। यूपी बोर्ड की ओर से इस परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पसंद का जिला देने का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उनके पसंद के 3 जिलों में से किसी एक में नियुक्ति दे बोर्ड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि आरक्षित श्रेणी के ऐसे मेधावी अभ्यर्थी जो मेरिट में ऊपर होने के कारण सामान्य वर्ग में चयनित किए गए हैं उनको उनकी प्राथमिकता का जिला आवंटित किया जाए। कोर्ट ने एकल न्यायपीठ द्वारा AMRC अभ्यर्थियों के संबंध में दिए गए निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा कि AMRC अभ्यर्थियों से 2 माह के भीतर आवेदन लेकर उनकी पसंद का जिला आवंटित किया जाए। इसी प्रकार कोर्ट ने सामान्य वर्ग के ऊंची मेरिट के अभ्यर्थियों को भी उनकी पसंद के 3 प्राथमिकता वाले जिलों में से किसी एक जिले में यदि पद रिक्त हैं तो नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर को। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2019 के अंतर्गत विभिन्न पदों के रिक्त 672 पदों की मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर को कराने का फैसला किया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया कि 26 जून को संपन्न प्रारंभिक लिखित परीक्षा के जरिए 15,335 अभ्यर्थी अहर घोषित किए गए थे। उनकी मुख्य परीक्षा 21 अक्टूबर को लखनऊ में 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से 11:30 बजे तक और इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण व सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल होंगे। दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे तक होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। TGT परीक्षा में धांधली मामले में जमानत खारिज। TGT परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के गिरोह के एक आरोपित सदस्य राल कनौजिया की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर जिला जज नुसरत खान ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन की ओर से ADGC भानु प्रताप सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इंस्पेक्टर शिवकुटी महेश सिंह ने 7 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुखबर से सूचना मिली कि TGT परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने वाले गिरोह के सदस्य एक स्कूल के पास एकत्रित होने वाले हैं। पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने गिरोह का और सदस्यों का नाम बताया। पुलिस को परीक्षा के कई प्रवेश पत्र, ब्लूटूथ एवं अन्य उपकरण भी बरामद हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है। एप्पल इवेंट
एप्पल के इवेंट के फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बेहद खास है आईफोन की ये नई सीरीज। 1 TB स्टोरेज व फिल्मों जैसी शूटिंग क्षमता के साथ आईफोन 13 प्रो लॉन्च हो गया है। आईफोन 13 प्रो लॉन्च हो गया है। आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स यहाँ पर दिया गया। आईफोन 13 और 13 मिनी रिसाइकल्ड पानी की बोतलों से बना है। कुक के अनुसार इस फ़ोन में रिसाइकल्ड पानी की बोतलें इस्तेमाल हुई हैं। इनकी ओलेड स्क्रीन होती है 10% अधिक उजली है। चिप तो A15 बायोनिक है। 4 कोर GPU 30% तेज़ी से ग्राफिक चलाते। इसमें 15.8 ट्रिलियन ऑपरेशन हर सेकंड में करने का दावा किया गया है। सिनेमैटिक मोड यहाँ भी दिया गया है। इनमें 128 GB से 512 GB तक स्टोरेज मिलेगा और कीमत $699 से शुरू होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं यॉर्कर किंग मलिंगा का T20 से भी संन्यास। श्रीलंकाई गेंदबाज ने सभी प्रारूपों को कहा अलविदा। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। अपनी यॉर्कर के लिए मशहूर 38 वर्षीय मलिंगा 2014 में T20 विश्व कप जीतने वाली श्रीलंका टीम के कप्तान रहे। मलिंगा ने ट्वीट किया, T20 को अलविदा कह रहा हूँ और क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूँ। उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने समर्थन किया है। 546 विकेट ले चुके हैं तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा सभी प्रारूपों में। जताई थी विश्व कप में कप्तानी की इच्छा। पिछले साल लसिथ मलिंगा ने T20 विश्व कप में श्रीलंका की अगुवाई की इच्छा जताई थी, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था। कोरोना के कारण टूर्नामेंट स्थगित हो गया और अब अगले महीने होगा। मलिंगा दुनिया के ऐसे इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने वनडे और T20 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए हैं, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 34 साल बाद कनाडा की 2 खिलाड़ी शीर्ष 30 में। कनाडा की 19 वर्षीय US ओपन की उपविजेता लैला फर्नांडीज और 73 में से 28वें स्थान पर आ गई हैं। उन्हें 45 स्थान का फायदा हुआ। हम पता नहीं बियांका आंद्रेस्कू 7वें से 20वें स्थान पर खिसक गई हैं। पिछले 34 वर्षों में पहली बार कनाडा की 2 महिलाएं शीर्ष 30 में शामिल हुई हैं। नाओमी 5वें स्थान पर खिसकी। जापान की नाओमी ओसाका 2 स्थान नीचे 5वें स्थान पर खिसक गई। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी शीर्ष पर अभी भी कायम है और बेलारूस की सवालेका दूसरे नंबर पर कायम है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर नडाल शीर्ष 5 से बाहर। राफेल नडाल ATP रैंकिंग में शीर्ष 5 से बाहर हो गए हैं। चोट के चलते US ओपन से हटने वाले नडाल 6ठे स्थान पर खिसक गए हैं। कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम से चूकने वाले जोकोविच शीर्ष और US ओपन जीतने वाले मेदवेदेव दूसरे स्थान पर हैं। तो अभी शीर्ष पर कौन है? नोवाक जोकोविच हैं और दूसरे स्थान पर कौन है? मेदवेदेव दूसरे स्थान पर अभी कायम हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।